Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome you all in lecture number 9 of chapter number 4, and this is regarding passage of molecules across the cell or in and out of the cell. ये हमारा इस सिलसिले का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर को मैंने पिछले लेक्चर से अलग इसलिए किया है कि हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को ज़रा डिटेल से देख सकें, अदरवाइज पिछला लेक्चर लेंथी हो रहा था। उसके अलावा इसमें जो है वो सेकंड जो टॉपिक हमारा होगा दैट विल बी एंडोसाइटोसिस। तो इससे पहले जो है दो तीन पॉइंट्स पिछले लेक्चर के रह गए थे, पहले मैं वो ऐड कर रहा हूँ इसमें, एंड दैट इज एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के बारे में जो भी आपने पढ़ा है उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसमें एक आपके पास जो पहला स्टेप है दैट इज सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम वायरसेस। ये बेसिकली ये जो प्रोसेस है इसको पैथोलॉजिकल लैब्स में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं। इसमें हम बैक्टीरिया को वायरसेस से अलग करते हैं। एक सिंपल फिल्टर पेपर जो है उसमें से बैक्टीरिया जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते और वायरसेस उसमें से क्रॉस कर सकते हैं। सेकंड फिनोमेना रिवर्स ऑस्मोसिस है। रिवर्स ऑस्मोसिस जो है ये बेसिकली आज के बड़ा कॉमनली यूज प्रोसेस है। इसमें घरों में या जो है जो डिफरेंट सोसाइटीज़ में वाटर फिल्टर प्लांट्स लगाए जाते हैं उसमें ये फिनोमेना यूज़ होता है या इस्तेमाल होता है। इस फिनोमेना में खासतौर पे स्पेसिफिकली डिजाइंड डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन्स को यूज किया जाता है। ये मेम्ब्रेन यहाँ पे दिखाई गई है और प्रेशर से जो है वाटर जो है जब इस मेम्ब्रेन से स्ट्राइक करता है तो इसमें से वाटर क्रॉस कर जाता है और वो जो आयंस जो डिफरेंट जो है वो मेटल आयंस जो पानी में मौजूद होते हैं या नेगेटिव आयन लाइक फ्लोराइड आयन मौजूद हैं दूसरे जिनको हम सेपरेट करना चाहते हैं वाटर से, वो उसमें से क्रॉस नहीं कर पाते। लिहाजा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वाटर को सॉल्ट से अलग कर रहे हैं, एंड दिस इज कार्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर मूव फ्रॉम वाटर मूव टुवर्ड्स सल्यूट। वहां पे वाटर क्या करता है, सल्यूट की तरफ जाता है, यानी प्योर से इम्प्योर डायरेक्शन में। जबकि यहाँ हम वाटर जो है उसकी प्योर फॉर्म को अलग कर रहे हैं साल्ट से, लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ये आपने आमतौर पर नोट किया होगा डिफरेंट सोसाइटीज़ में, इवन कि हमारी सोसाइटी में जहाँ पे ये जो फिल्टर प्लांट लगा है उसके साथ जो है वो एक बोर्ड सा लगा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है RO प्लांट। RO स्टैंड फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। सेकेंड हमारे पास फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है बेसिकली होता है प्रेशर की वजह से। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, वाटर प्रेशर की वजह से हम रिवर्स ऑस्मोसिस का फिनोमेना कर रहे हैं और वाटर में से साल्ट्स को अलग कर रहे हैं। या फिर ब्लड प्रेशर को यूज़ किया जाता है इसमें जो है वो सेपरेशन के लिए डिफरेंट कंटेंट्स को। फॉर एग्जांपल जो है किडनी में, जो किडनी की बेसिक यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन में जो है वाटर जो है उसको अलग करने के लिए या जो वेस्ट मटेरियल है जो ब्लड में मौजूद होता है उसको ब्लड से अलग करने के लिए जो है वो ब्लड प्रेशर के ज़रिए जो है वो प्लाज्मा में से जो है वो फ्लूइड को अलग किया जाता है, एंड दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ब्लड प्रेशर। ये एक्सक्रीशन के चैप्टर में 10th में इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे इसको आगे जाके। अब नेक्स्ट हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ सिर्फ मैं आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन बता रहा हूँ। इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मूवमेंट, इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स or substances from an area of lower concentration to an area of higher concentration with the help of ATP. Yeah, in other words, it is the movement of material against concentration gradient with the expenditure of ATP। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। तो देखिए ये आपके पास जो डायग्राम है इसके जरिए मैंने आपको ये फिनोमेना समझाना है कि डायग्राम बेसिकली जो है वो न्यूरॉन की है। न्यूरॉन जो है उसमें जो एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। उस एक्सॉन के जो है जो ये जो अंदर वाली साइड है ये वाली, और ये उसकी बाहर वाली साइड। अच्छा, अब यहाँ ये जो एरिया है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेस्टिंग एरिया है, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, यानी अभी तक इसमें से कोई मैसेज ट्रेवल नहीं कर रहा। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसमें अब देखिएगा कि ये अंदर की तरफ जो है मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, यानी जो है जो एक्सॉन है उसके अंदर साइटोप्लाज्म में पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। यहाँ देखिएगा 1 2 3 और 4, और यहाँ 1 2 3 और 4 ये नीचे दिखाए गए आयन, पोटेशियम आयन ज्यादा है, और सोडियम यहाँ पे एक ऊपर और एक नीचे दो आयन दिखाए गए हैं जो कि क्या है, जो है वो कम मिकदार में, यानी पोटेशियम इज हायर इन कंसंट्रेशन इनसाइड द साइटोप्लाज्म
एज कंपेयर टू द आउटसाइड। जब बाहर देखें तो बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। याद रहे कि ये वो कंसंट्रेशन है जो बेसिकली जब इसमें से मैसेज ट्रेवल नहीं कर रहा, या नर्व इम्पल्स इसमें से ट्रेवल नहीं कर रही, या ये मैसेज कंडक्ट को नहीं कर रहा। जब ये मैसेज कंडक्ट करता है, ये डार्क ब्राउन एरिया आपके पास आ गया। अब उस वक्त क्या होता है, तेजी से सोडियम आयन अंदर एंटर होते हैं और अंदर वाली साइड को देखें वो पॉजिटिव कर देते हैं। यहाँ पे अंदर वाली साइड क्या थी, नेगेटिव थी, बाहर वाली साइड क्या थी, पॉजिटिव थी। अब अंदर क्या होगा, चार्जेस रिवर्स हो गए, यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव, और यहाँ बाहर की तरफ क्या है, नेगेटिव है। और ये किसकी वजह से हुए हैं, तेजी से सोडियम आयन अंदर एंटर होते हैं। याद रखिए ये सोडियम आयन जो अब एंटर हो रहे हैं ये डिफ्यूजन के जरिए होते हैं। स्पेसिफिक यहाँ पे चैनल होती हैं, सोडियम चैनल जिसकी तेजी से एंटर होते हैं। और कुछ पोटेशियम आयन यहाँ से बाहर जाएंगे, कुछ पोटेशियम आयन भी क्या होंगे, यहाँ से बाहर जाते दिखाए गए, और ये भी दिखाए गए। अब ये वो कंडीशन है जिसको हम एक्टिव कहते हैं, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं इससे। इस स्टेट में क्या होगा, यहाँ से मैसेज ट्रेवल होगा और ये अलॉन्ग द लेंथ ऑफ जो है ये एक्सॉन ये चलता जाएगा। अच्छा, जब ये आगे चलता जाएगा पीछे वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, रेस्टिंग हो जाएगी। यानी किसी जमाने कुछ अरसा पहले या कुछ वक्त पहले यहाँ पे क्या था, ये एक्टिव थी, अब ये रेस्ट पे चली गई, अब ये एक्टिव होगी, अब ये रेस्ट पे चली जाएगी, आगे वाला हिस्सा क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। और इस तरह से ये मैसेज ट्रेवल करता जाएगा एंड दिस टेक्स प्लेस इन अ पार्ट ऑफ सेकेंड, मिली सेकेंड्स में ये प्रोसेस होता है, बहुत रैपिडली होता है। अच्छा, अब देखिएगा जब इसमें से मैसेज ट्रैवल कर चुका तो अब ये फिर वापस किस कंडीशन में आएगी, रेस्टिंग कंडीशन में, जो सिर्फ बुक में सिर्फ जिसके बारे में सिर्फ यहाँ तक लिखा गया है कि इट एट रेस्ट क्या होगा, वो सोडियम आयन जो बाहर से अंदर से एंटर हुए थे, अब वो सोडियम आयन जो है दे आर बीइंग पंप्ड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस सोडियम पंप। ये सोडियम पंप दिखाया गया है, ये सोडियम पंप क्या करेगा, इन सोडियम आयंस को या बाहर की तरफ पंप करेगा। बाहर ऑलरेडी इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये क्या है, सोडियम पंप है। सिमिलरली ये आपके पास पोटेशियम पंप है, कुछ पोटेशियम आयंस जो बाहर आए थे वो अब जो है बाहर फिर भी कंसंट्रेशन पोटेशियम आयंस की कम थी, इनको बाहर से फिर अब अंदर की तरफ पंप किया जा रहा है जहां ऑलरेडी इनकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सान है उसमें जो सोडियम पोटेशियम पंप है, they basically exert energy in the form of ATP to pump the sodium ions out of the cytoplasm and potassium ions into the cytoplasm to maintain their normal concentration, and this phenomena is called as active transport. नेक्स्ट आपके पास अब फिर दोबारा उसी को दिखाया गया, ये आपके पास सोडियम पंप है, ये आपके पास पोटेशियम पंप है, या आपके पास जो है ये सोडियम, आप देखिएगा सोडियम आयंस जो हैं वो अब बाहर से अंदर एंटर हो रहे हैं, और फिर जब जो है ये अब आपके पास पोटेशियम आयंस हैं, देखिएगा अब ये बेसिकली मेम्ब्रेन दिखाएगी, ये आपके पास इंटरसेल्युलर स्पेस है, ये सेल के अंदर वाला हिस्सा है, सेल के बाहर वाला हिस्सा है। तो वही फिनोमेना है जो मैंने आपको पहले बताया, आपको जो है बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा मेंटेन किया गया, ये आपके पास देखिए 1 2 3 ये दिखाए गए, और नीचे की तरफ जो है पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा मेंटेन किया गया, ये आपके पास देखिए ये दिखाए गए। वही जो है जो प्रोसेस है जो पहले आपने समझा है। नेक्स्ट आपके पास जो है टॉपिक है वह जी है एंडोसाइटोसिस। दिस इज बेसिकली इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल्स बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन, पीछे आपने ये प्रोसेस पढ़ा भी है जब आपने लाइसोसोम्स को पढ़ा था, कि सेल मेम्ब्रेन जो है सॉलिड पार्टिकल्स को जो है जब अंदर की तरफ लेके जाएगी सेल के अंदर तो उसको हम एंडोसाइटोसिस कहेंगे। और इसको फिर फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक आपके पास फेगोसाइटोसिस है और एक आपके पास पिनोसाइटोसिस है। Phagocytosis is also called as cellular eating, while pinocytosis is called as cellular drinking. तो देखिए, और देखिएगा जब कोई लिक्विड मटेरियल आएगा सेल के अंदर तो उसको हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस, और जब कोई सॉलिड मटेरियल आएगा तो उसको क्या कहेंगे, हम फेगोसाइटोसिस कहेंगे। सेकंड आपके पास है वो है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस बेसिकली जो है वो रिमूवल ऑफ बल्की मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ द पैक्ड मेम्ब्रेन आउटसाइड द सेल। आप देखें यहाँ से बल्की मटेरियल एंटर हो रहा है, वैक्यूल की फॉर्म में आ रहा है, यहाँ उस पर डाइजेशन का प्रोसेस हुआ जैसा कि आपने पीछे पढ़ा था लाइसोसोम में। फिर अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो बनेंगे दे विल बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन अगेन एंड दे विल बी रिमूव्ड आउट ऑफ द सेल, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। को क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट है, इससे जो टॉपिक हमने पढ़ा, डिफाइन फिल्ट्रेशन, व्हाट इज कमर्शियल एप्लीकेशन, डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस। कमर्शियल एप्लीकेशन में दोनों पॉइंट्स आपने लिखने हैं।
separation of virus from bacteria and reverse osmosis क्या है, define reverse osmosis definition है, active transport sodium potassium pump के बारे में मैंने बता दिया, और ये आखिर पे जो आपने एंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस की टाइप्स पढ़ी हैं, ये उससे रेलेवेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू थोड़े से हैं इससे रेलेवेंट, आपके पास 6 या 7 हैं, इसमें से ये कुछ बोर्ड के पेपर में तो ज़्यादा दफ़ा आया है। ज़्यादातर क्वेश्चन सेम ही हैं, उनकी तरह वर्डिंग रिपीट हो रही है, इनको देख लीजिएगा। अगर कोई इससे प्रॉब्लम हो इससे रेलेवेंट तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इनबॉक्स कीजिएगा, आई विल गिव यू द आंसर। And at the end, there is thank you very much. Stay blessed, stay at home if you like. Then subscribe the channel. You may ask for the specific lecture related to different topics. Thank you. Allah Hafiz.